नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे और अच्छे ही रहिए, खूब अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए, फ्रस्ट्रेट मत होइए, दूसरों को देखकर प्रोत्साहन जो आपको मिलता है उसको लीजिए। अगर किसी को देख के फ्रस्ट्रेशन होता है, तो आप उन चीज़ों से बचिए। आज की तारीख है 4 अगस्त 2020। कई दिन बाद हम लोग मिल रहे हैं। कई दिन बाद का मतलब ये है कि एक रक्षाबंधन की भी छुट्टी मिल पड़ गई और आप लोगों का एक टेस्ट हुआ था। तो उस टेस्ट में एक आध क्वेश्चन कुछ गलत इसलिए हुए क्योंकि उस दिन मैं रास्ते में था और वो रीचेक स्टाफ भी नहीं था, रीचेक नहीं हो पाया था। तो जो भी गलत होंगे कोई दिक्कत नहीं है, एक्सप्लेनेशन में उसको पढ़ के एक्सप्लेन जो आपको व्याख्या मिलती है उसमें पढ़ के आप उसको कर सकते हैं सही। चलिए आज का डेली 30 डिस्कस करते हैं। आज के डेली 30 का जो टॉपिक है वो टॉपिक है उर्वरक और औषधि विज्ञान के अंतर्गत इसको हम पढ़ते हैं और ऐसे प्रश्नों को उसमें डिस्कस किया जाएगा जो आपसे पूछे जा सकते हैं। दूसरा जो करंट अफेयर हम डिस्कस करते हैं वो भी करेंगे। तो 22 क्वेश्चन या 22 क्वेश्चन टॉपिक में और 8 क्वेश्चन आज के करंट अफेयर पे, टोटल 30 क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं हूं पांडे, आपका गाइड, आपका दोस्त। चलिए शुरू करते हैं इस डिस्कशन को और लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि तुलसी में पाए जाने वाले सक्रिय रसायन है। आजकल तुलसी जो है वो बहुत चर्चा में है और कारण उसका क्या है? कोविड। कोविड के अंतर्गत जो काढ़ा पिया जा रहा है, तुलसी के पत्ते आप डालते हैं ना उसमें, तो इसके अंतर्गत जो रसायन पाए जाते हैं उसमें ट्रैनिन, सेवोनिन, ग्लाइकोसाइड और एल्केलाइड्स प्रमुख रसायन है ना? तो इसमें एक साथ में अगर ट्रैनिन भी दिया होता तो ट्रैनिन भी इसमें पाया जाने वाला प्रमुख रसायन है। तो उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। धार्मिक महत्व तो तुलसी का है ही है, उनको पूजनीय माना जाता है। पूजनीय नहीं, पूजनीय है ना, हिंदी में पढ़ते चलिए। पूजनीय माना जाता है, पूजनीय नहीं होता है। पूज्य वैसे शब्द होता है लेकिन ये पूजनीय हो जाता है। धार्मिक महत्व इनका है ही है। और सर्दी जुकाम खांसी दांत रोग स्वास्थ्य संबंधी रोग, कफ जमा हो गया हो या कुछ ऐसा बुखार लंबे समय से हो रहा हो तो उसमें इसका काढ़ा पीने की, इसके पत्तों खाने, दिमाग के लिए माना जाता है कि इससे दिमाग तेज हो जाता है। तो ये सब गुण औषधीय गुण इसमें पाए जाते हैं, तो इसका डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, कौन सी औषधि रक्त जमने की प्रक्रिया को घटाकर रक्त संचरण को सुचारू करती है? ऐसी कौन सी प्रक्रिया है? कौन सी औषधि है तो जो इस प्रक्रिया को घटा देती है? तो यह है हेपारिन, है ना? ये कौन सी है? एंटी एनेमिक औषधियां होती हैं जिनमें कुछ विटामिन और आयरन शामिल होते हैं, लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण को बढ़ावा देती हैं। ऐसे ही एक होती है एंटी कोएगुलेंट औषधियां, एंटी कोएगुलेंट औषधियां, जैसे उसमें आता है हेपारिन। हेपारिन जो होता है वो रक्त जमने की प्रक्रिया को घटा के रक्त संचरण को सुधार देता है। और जो एंटी एनेमिक होती हैं वो विटामिन और आयरन इसमें शामिल है, रक्त कणिकाओं के निर्माण को बढ़ा देता है। तो हेपारिन ये घटाने का काम करता है और जो आरबीसी हैं और विटामिन है, मतलब ये सॉरी विटामिन है और आयरन है, ये बढ़ाने का काम करते हैं। तो ये दोनों ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी औषधियां हृदय स्पंदनों को नियमित करके हृदयाघात से मानव शरीर को बचाती हैं? ऐसी कौन सी औषधियां हैं जो बचाती हैं? तो ये है एंटी आर्दमिक औषधियां। एंटी आर्दमिक जो औषधियां होती हैं, जो ड्रग्स होते हैं, वो हृदय स्पंदन को नियमित करते हैं जिससे कि हृदयाघात से मानव का जो शरीर है यानी हम लोग बच जाते हैं, है ना? तो ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, एंटी इन्फेक्टिव औषधियों को एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल अथवा एंटी फंगल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो एंटी इफेक्टिव जो औषधियां होती हैं, इन्फेक्टिव, इन्फेक्शन से बना है इन्फेक्टिव, उनको बैक्टीरियल, वायरल और फंगल, एंटी सब में लगा है, इस रूप में इनको वर्गीकृत किया जाता है। बिल्कुल सही। और ये औषधियां मानव शरीर को प्रभावित करती हैं। अब ये जो औषधियां हैं ये सूक्ष्म जीवों की कार्यप्रणाली में हस्तक्षेप करती हैं और उन सूक्ष्म जीवों को, जो बैक्टीरिया होंगे, वायरस होंगे, फंगस होंगे, उनको समाप्त कर देती है। मानव शरीर को ये प्रभावित नहीं करती है, मानव शरीर इससे अप्रभावित रहता है, ठीक है, डायरेक्टली। बाकी इनडायरेक्टली आप ज्यादा एंटीबायोटिक खाएंगे तो कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ेगा, लेकिन वैसे कुछ ये प्रभाव नहीं डालती है, बल्कि इनको निष्क्रिय करती है, इनको समाप्त करती है, जो फंगस होते हैं, वायरस होते हैं और बैक्टीरिया होते हैं। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है
इंसुलिन का प्रयोग डायबिटीज के इलाज के लिए किया जाता है। और औषधियाँ जो बहुत सारी हैं, जो बहुत सारे उसमें काम आती हैं, तो इसमें इंसुलिन जो है ये डायबिटीज के इलाज के लिए प्रयुक्त होता है। और कुछ औषधियाँ जो होती हैं जो इंसुलिन जैसे किस कैटेगरी में आता है, अगर ये आपसे पूछ लिया जाए, तो कुछ औषधियाँ होती हैं जो अंतःस्रावी औषधियाँ होती हैं, एंडोक्राइन औषधियाँ उनको बोलते हैं। मानव शरीर में प्राकृतिक हार्मोन्स के कम या ज्यादा उत्पादन को वो संतुलित करती हैं। तो ऐसे ही ये इंसुलिन भी इसमें आता है। बहुत प्रकार की औषधियाँ, उसमें इंसुलिन भी एक है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, यानी हार्मोनल चेंज ये करता है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मनः प्रभावी औषधि साइकोएक्टिव ड्रग के रूप में शामिल किया जाता है? कौन सी ऐसी औषधि है? तो मनः प्रभावी औषधि में अफीम को आप कह सकते हैं, अफीम इसके अंतर्गत आती है। और ये ऐसी औषधियां होती हैं जिसके सेवन के बाद जो आपका मूड है, जो आपकी सोच है, मूड मतलब कुछ अलग टाइप का हो जाएगा, ठीक है। और चेतना, व्यवहार, इन सब में परिवर्तन दिखेगा। कुछ मतलब मुस्कुराएंगे आप, हंसते ही जा रहे हैं, ऐसा खाइए वाइए का नहीं, है ना। मतलब ऐसा होता है, कुछ मूडी टाइप का कुछ हो जाता है मामला। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। हनी सिंह के गाने पे जैसे डांस होते हैं ना, बादशाह वाले गाने पे, उस टाइप का हो जाएगा। आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। अगला जो प्रश्न है, पहला स्टेटमेंट है कि सबसे पहली सल्फा औषधि सल्फानिमाइल 1908 में बनाई गई थी। जो सल्फा औषधि है, सल्फानिलमाइड जो है 1908 में बनाई गई थी। और दूसरा है सल्फा डाइजीन सल्फा औषध नहीं है। क्यों नहीं है? सल्फा डाइजीन तो सल्फा औषध है ही है। सल्फा डाइजीन, सल्फा प्रिडीन, सल्फान वानिडीन, सल्फा थैजाल, सल्फा मिराजीन, ये सब जो है ये सल्फा औषधियां हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही। आपको ये प्रश्न अटपटे लग रहे होंगे, लेकिन जब पूछ लिए जाएंगे तो अटपटे उसके बाद नहीं लगेंगे। उस साल लगेंगे अगर आप नहीं कर पाएंगे, उसके बाद अटपटे नहीं लगेंगे क्योंकि अरे पिछली बार पूछा गया था। तो ऐसा नहीं है पिछले बार पूछा गया था, पहले ही पढ़ लेते हैं पूछे जाने से। अगला जो प्रश्न है, सल्फा औषधियों में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? जो भी सल्फा औषधियां होती हैं उनमें सल्फर और नाइट्रोजन पाया जाता है। सल्फर और नाइट्रोजन मुख्य रूप से इसमें पाया जाता है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न, निश्चेतक का प्रयोग सबसे पहले किया था, किसने किया था? निश्चेतक का प्रयोग जो होता है संवेदना को कम करने में किया जाता है, और सबसे पहले विलियम मॉर्टन ने इसका प्रयोग किया था। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। विलियम मॉर्टन ने इसका प्रयोग किया था 1846 ईस्वी में, है ना। डाई एथिल ईथर के रूप में, डाई डाई एथिल ईथर के रूप में इसका प्रयोग किया गया था। सुपरबग बैक्टीरिया क्या होता है? सुपरबग बैक्टीरिया ऐसा बैक्टीरिया जिस पर एंटीबायोटिक का प्रभाव नहीं पड़ता है, उसको सुपरबग बैक्टीरिया कहते हैं। मतलब कोई बैक्टीरिया है, वो प्रवेश कर गया शरीर में और उस पर कोई भी एंटीबायोटिक आप दे रहे हैं और वो असर नहीं कर रही है, तो ऐसा जो बैक्टीरिया है, सुपर पावर आ गई ना, तो वो सुपरबग बैक्टीरिया कहलाता है, ठीक है। तो ये जो एंटीबायोटिक अगर हम ज्यादा खाते हैं तो कई बार बैक्टीरिया जो होते हैं उन पे एंटीबायोटिक असर करना बंद हो जाती है, सुपरबग में वो तब्दील हो जाते हैं। फालतू का एंटीबायोटिक कभी नहीं खाना चाहिए। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है कि एंटीबायोटिक एक ऐसा यौगिक है जो बीमारी न फैलने देने वाले यौगिकों का एक व्यापक समूह होता है। बिल्कुल सही है। एंटीबायोटिक का काम यही होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, कि बीमारी फैलने से वो रोक देता है, ठीक है। बीमारी न फैलने देने वाले यौगिकों का एक व्यापक समूह होता है, एंटीबायोटिक यही होता है। और वे एंटीबायोटिक जो जीवाणु के विकास को दुर्बल करते हैं, जीवाणु नाशक एजेंट कहलाते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जीवाणुनाशक एजेंट वो होते हैं जो जीवाणुओं को क्या करते हैं? मार देते हैं, उनके विकास को दुर्बल नहीं करते हैं, है ना, उनको मार देते हैं, उनको जीवाणुनाशक एजेंट कहते हैं। और दूसरे जो होते हैं जो विकास को दुर्बल करते हैं, उनको बैक्टीरियो स्टेटिक एजेंट कहते हैं। मतलब स्टेटिक कर दे, विकास को दुर्बल कर दिए, उसी पे स्थिर हो गया। बल्कि जो एंटीबायोटिक होते हैं वो क्या करते हैं? एंटीबायोटिक मार देते हैं। तो दूसरा गलत हो गया, पहला सही है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसका पहला स्टेटमेंट है, पूर्वविरोधी एंटीसेप्टिक जो होती है, जैसे बोरोलिन, बोरोप्लस, ये सब आप लगाते हैं। तो एंटीसेप्टिक जो औषधियां हैं सूक्ष्म जीवाणुओं को की वृद्धि में सहायक होती है। क्या ये सही हो सकता है? सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि में सहायक होंगी, तो अगर आप उसको लगाएंगे तो नुकसान करेगा। तो ये क्या करती है? वृद्धि में सहायक नहीं होती है, वृद्धि नहीं होने देती है, ठीक है, वृद्धि को ये रोक देती है। तो पहला गलत हो गया। हाइपोक्लोरस अम्ल का प्रयोग रोगाणु व कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है, दूसरा बिल्कुल सही है।
हाइपोक्लोरस जो होता है, हाइपोक्लोरस अम्ल जैसे एथिल अल्कोहल, फिनाल है, माल्पोरिन है, ऐसे फॉर्मेल्डिहाइड है ना, ऐसे होता है एक्रीफिलाविन, इनका सबका जो प्रयोग होता है वो किस रूप में होता है? उनका प्रयोग जीवाणुनाशक के रूप में होता है, कीटाणुनाशक, रोगाणुनाशक, कीटाणुनाशक के रूप में होता है इनका। तो जैसे आप टॉयलेट को साफ करने में या कोई भी चीज गंदगी है उसको साफ करने में इन सबका प्रयोग करते हैं, तो दूसरा सही है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीपायरेटिक्स औषधियों का प्रयोग किस चीज में होता है? एंटीपायरेटिक्स का मतलब होता है कि जैसे आपकी बॉडी में पेन हो रहा है, कभी कभी हम थक जाते हैं या हमको हल्का फीवर आता है या कोई हार्ड वर्क हम करते हैं तो हमारे बॉडी में पेन होने लगता है। ऐसे बॉडी के पेन को रोकने के लिए एंटीपायरेटिक्स औषधियों का हम उपयोग करते हैं। जैसे क्रोसिन आप खाते हैं, डिस्प्रिन आप खाते हैं, तो डिस्प्रिन में एस्प्रिन होता है और क्रोसिन भी एक साल्ट है। ऐसे ही एक साल्ट है पायरोवेडिन है। ऐसे ही एंटीपायरेटिक्स जो है ये मतलब ये तीन प्रमुख है। हाँ, ऐसे एक फिनेसिटीन होता है, फिनेसिटीन, क्रोसिन, एस्प्रिन, पायरोमिडीन, ये सब क्या है? एंटीपायरेटिक्स है। इससे दर्द आपका जो है वो सही हो जाता है, तो शरीर दर्द व बुखार उतारने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्रोसिन आप खा लेते हैं नॉर्मली, बिना डॉक्टर से पूछे, कोई दिक्कत नहीं है, खा सकते हैं, ज्यादा मत खाइएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है? कुछ प्रश्न उर्वरक पे कर लेते हैं। मिश्रित उर्वरक यानी कि एक से ज्यादा चीजें उसमें मिली हुई है। अमोनियम सुपर फास्फेट, अमोनियम सुपर फास्फेट ये मिश्रित उर्वरक है। अमोनिया, फास्फोरस और मिलकर ये अमोनियम सुपर फास्फेट बनते हैं, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट नाइट्रोजन का सबसे अच्छा उर्वरक है। बिल्कुल ठीक है, कैल्शियम नाइट्रेट नाइट्रोजन का सबसे अच्छा उर्वरक है। पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट पोटेशियम के प्रमुख उर्वरक है, तो ये भी सही है। जो पोटेशियम क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट है, यहां तक एक पास लीजिए यहाँ पे, पोटेशियम क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट, ये यहां से है कि पोटेशियम के प्रमुख उर्वरक है, ये भी सही है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, यानी कि सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आपको बार बार लग रहा होगा कि सेम कलर आ रहा है, तो वो सही नहीं लग रहा है, ठीक है ना, तो मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ, है ना, वही कलर उसमें भी है और वही कलर उसमें, थोड़ा सा इसको कलर में चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी उत्तर सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, आलू की फसल के लिए, जो आलू की फसल है, आलू की फसल के लिए कौन सा उर्वरक अच्छा होता है? बताइए, आलू की फसल के लिए कौन सा उर्वरक अच्छा होता है? आलू की फसल जब आप कभी लगाया आपने आलू की फसल? कितने लोगों ने आलू की खेती की है, जरा वो बताएंगे। तो आलू की खेती अगर आपने की है तो उसमें अमोनियम सल्फेट, ये जो उर्वरक है ये फायदेमंद होता है, आलू की फसल के लिए अच्छा उर्वरक है और इसका प्रयोग चूना रहित भूमि में किया जाता है, अमोनियम सल्फेट का। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाई जाती है? ये तो पूछा हुआ प्रश्न है, आपको इसका उत्तर पता होगा। यूरिया जो है, यूरिया में 46% नाइट्रोजन पाई जाती है, 46%। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, 46% नाइट्रोजन यूरिया में पाई जाती है। पहला स्टेटमेंट है अगले प्रश्न का, उर्वरक पौधों के लिए आवश्यक तत्वों की तत्काल पूर्ति के साधन है, ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। दूसरा है, ये लंबे समय तक मिट्टी में बने रहते हैं, ये गलत है, लंबे समय तक नहीं बने रहेंगे, थोड़े दिन बाद ये समाप्त हो जाते हैं, फिर से आपको डालना पड़ता है। और मिट्टी में उपस्थित जीवाणुओं और सूक्ष्म जीवों के मतलब ये घातक साबित होते हैं उनके लिए, तो ये भी सही है। जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो जीवाणु होते हैं मिट्टी में, उर्वरक के कारण उनको नुकसान पहुंचता है। तो पहला और तीसरा इसमें सही है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में प्रोटीन को बढ़ाने एवं तीव्र विकास के लिए क्या आवश्यक है? तो पौधों में जो प्रोटीन को अगर आपको बढ़ाना है तो इसके लिए अगर उसको डेवलपमेंट भी, रैपिड ग्रोथ उसकी करनी है, ग्रोथ अच्छी चाहिए, तो आप उसमें नाइट्रोजन उर्वरक का प्रयोग करिए। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला स्टेटमेंट है, ठीक से बीज उत्पादन के लिए पौधों को फास्फेट की आवश्यकता पड़ती है। अगर फास्फेट है तो अच्छे से उत्पादन मतलब बीज का उत्पादन होता है, तो बिल्कुल सही है। और अस्थि निर्माण तथा अन्य शारीरिक प्रक्रियाओं में फास्फेट महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। फास्फेट की भूमिका अस्थि निर्माण और अन्य शारीरिक क्रियाओं में भी होती है। यानी कि कहने का मतलब ऐसा नहीं कि पेड़ पौधों और इसी में होती है, मानव शरीर के लिए भी आवश्यक है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न है इस टॉपिक का, या एक प्रश्न और मिलेगा।
इस टॉपिक का ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। फास्फेटों का सर्वाधिक प्रयोग होता है, जो फास्फेट होते हैं, फास्फेट का सबसे ज्यादा फास्फेटों का किस में होता है प्रयोग? तो फास्फेट उर्वरकों के निर्माण में ही इनका सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। यानी कि जो फास्फेट होता है उसका सबसे ज्यादा उपयोग फर्टिलाइजर के निर्माण में किया जाता है। कहने का मतलब बस ये है, फर्टिलाइजर्स के निर्माण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अंतिम प्रश्न है ये इस टॉपिक का। फिर करंट के आज के क्वेश्चन बहुत मस्त हैं, बहुत अच्छे वाले प्रश्न हैं, ठीक है ना। तो क्या रोज खराब होते हैं? कभी कभी बहुत अच्छे प्रश्न खुद को मुझे लगते हैं कि आज के प्रश्न बहुत अच्छे हैं। तो खेतों में मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए रासायनिक खाद का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा है, रासायनिक उर्वरक के लिए आवश्यक है कि ये जल में पूर्ण रूपेण अघुलनशील हो। जो दूसरा स्टेटमेंट है, अगर पूर्ण रूपेण अघुलनशील होगी तो ये कैसे पेड़ पौधों में जाएगी, कैसे उसको एब्जॉर्ब करेंगे? तो दूसरा तो गलत हो गया। और मिट्टी की उर्वरता शक्ति बनाए रखने के लिए रासायनिक खाद का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही, ये तो सही है ही है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा इसका क्योंकि स्टेटमेंट गलत है तो केवल एक सही हो जाएगा। अब चलिए देख लेते हैं आज की करेंट अफेयर के प्रश्न, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे प्रश्न हैं। आपको बताना चाहता हूं, अगर आप आरओ एआरओ का एग्जाम दे रहे हैं या बीओ में लास्ट समय प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप टेस्ट सीरीज लीजिए और कमीशन से भी अच्छा एग्जाम घर पे बैठ के दे लीजिए, जिससे कमीशन वाला एग्जाम आपको बहुत आसान लगे। रोज अगर आप 1 घंटे देकर 10 टेस्ट या 2 घंटे देकर मतलब आप मान के चलिए कि 2 घंटे के पेपर को आप आसानी से रूम पर अगर 1 डेढ़ घंटे में नहीं कर पाते हैं, तो वहां पर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर लीजिए, प्रैक्टिस करके आप जाइए। तो आप अगर 10 पेपर यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेंगे, तो 11वां पेपर आपको वो लगेगा कि बहुत आसान है, ऐसा तो हम घर पे करते आ रहे थे। तो इसके लिए अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए या आरओ आरओ में तो भी बहुत समय है, हिंदी का कोर्स हमारा उसमें चल रहा है, उसमें लगातार वीडियोस पढ़ रहे हैं, आज भी उसमें वीडियो पढ़ा है, मटेरियल दिया गया है, कल उनका टेस्ट भी होने वाला है। तो इस तरीके से अगर आप रेगुलर तैयारी करना चाहते हैं, पीसीएस की भी टेस्ट सीरीज चाहते हैं या कोई कोर्स चाहते हैं, तो 6307281212 पर आप कांटेक्ट करिए, व्हाट्सएप करिए और इस पर आपको जानकारी दे दी जाएगी। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। अगत्ती द्वीप कहाँ पर स्थित है? जो अगत्ती द्वीप है, ये आपको मैं बताना चाहता हूं कि केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, वहां पर स्थित है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 7.6 किलोमीटर ये लंबा है और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा इस द्वीप को समुद्र तट के किनारे रोड बनाने के उद्देश्य से नारियल के पेड़ों की कटाई पर रोक लगाई गई है। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सॉरी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के द्वारा, एनजीटी के द्वारा ये रोक लगाई गई कि नारियल पेड़ काटे न जाए वहां पर रोड बनाने के लिए, इसलिए चर्चा में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, हाल ही में महात्मा गांधी के सम्मान में सिक्का जारी करने की योजना कौन सा देश बना रहा है? और ये देश है ब्रिटेन। ब्रिटेन महात्मा गांधी के सम्मान में एशियाई और अश्वेत और अन्य अल्पसंख्यक विजातीय समुदायों के योगदान को मान्यता देते हुए महात्मा गांधी के सम्मान में एक सिक्का जारी करने जा रहा है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बराकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये बराकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है ये किस देश में स्थित है? अभी संयुक्त अरब अमीरात के बराकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र में क्या किया गया है? क्रांतिकता इसमें स्टार्ट हुई है, क्रांतिकता हासिल इसने कर ली है और सफलतापूर्वक इसकी स्टार्टिंग हो गई है। क्रांतिकता हासिल करने का मतलब ये, स्टार्ट करने का मतलब ये है कि ये अब ये संयंत्र स्टार्ट हो गया है, चालू हो गया है। संयुक्त अरब अमीरात में ये है। और बराकाह का मतलब होता है आशीर्वाद। ये अरबी भाषा का शब्द है, जो बराकाह है ये अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है आशीर्वाद, ठीक है, इसका मतलब आशीर्वाद होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है ना, इसको जो भी पढ़े आप। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लुप्त प्राय ढोल क्या है? अभी ढोल चर्चा में रहा, ये लुप्त प्राय होने वाला है। तो ढोल ये है क्या? ढोल जो है ये एशियाई जंगली कुत्ता है, एशियाई जंगली कुत्ता है। और इसको कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये स्टेट्स में आप देख सकते हैं। और इसको एशियाटिक वाइल्ड डॉग भी कहते हैं, इंडियन वाइल्ड डॉग कहते हैं, रेड डॉग के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इसके कई नाम हैं। और ये अभी क्या हुआ है, आईयूसीएन की इंडेंजर्ड लिस्ट में, लुप्त प्राय परिशिष्ट में, सेकंड में इसको उसकी परिशिष्ट सेकंड में शामिल किया गया, लुप्त प्राय की श्रेणी में ये आ रहा है, ठीक है। तो इनके आवासों का नष्ट किया जाना, पारिस्थितिक जो दखलंदाजी और बहुत सारी हो रही है, इसके कारण से ऐसे जंगली जीव ये सब जा रहे हैं। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
भारत एयर फाइबर सेवा किसके द्वारा शुरू की गई है? एयरटेल, बीएसएनएल, जियो, वोडाफोन। भारत एयर फाइबर सेवा मतलब का मतलब ये है कि मान लीजिए कि यहाँ पर बीएसएनएल का ऑफिस है और बीएसएनएल के ऑफिस से 20 किलोमीटर चारों तरफ ये एयर में है ना, एयर में इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने जा रहे हैं। खैर इनकी स्पीड वो केबीपीएस में ही रहेगी, ये कुछ भी कर डालें, कोई भी जी लॉन्च कर देंगी। मतलब ये जानबूझकर सरकारी कंपनियों को डुबा दिया गया है, पता नहीं क्या होता रहता है, ये लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। और सब प्राइवेट कंपनीज सब महंगा करते जा रही हैं अपने हिसाब से। खैर सस्ता ही है, बहुत महंगा नहीं है, अन्य कंट्रीज की तुलना में हमारे यहाँ बहुत सस्ता है जब से जियो आया है। तो ये बीएसएनएल करने जा रही है, ठीक है। 20 किलोमीटर के दायरे में वायरलेस कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। जो दूर दराज के जो स्थान है, जैसे मान लीजिए कि कोई बहुत रिमोट एरिया है तो वहाँ पे एक बना दिया गया, तो 20 किलोमीटर तक ये कवर कर लेगा, तो ये काफी अच्छा प्लान है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, कनेक्टिविटी बढ़ाएगा। अगला जो प्रश्न है, चीन द्वारा स्वदेशी बेईदो नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम समूह को पूरा करने की घोषणा की गई है। बेईदो ऐसे शब्द जमाए तो आप जान लीजिए कि ये चीन का है। यहाँ पर मैं ये पूछ रहा हूँ कि इस प्रणाली में कुल कितने उपग्रह हैं, क्योंकि ये नेविगेशन सिस्टम है, इंपॉर्टेंट है, इसका ये खुद का उपग्रह है। और ये जो सैटेलाइट सिस्टम है, बेईदो नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ये अभी पूरा हो गया है। और ये नेविगेशन जो प्रणाली है, ये चीन की नेविगेशन प्रणाली है ना। नेविगेशन प्रणाली जैसे कि आप गूगल मतलब मैप यूज करते हैं, है ना, गूगल मैप यूज करते हैं, तो ये सब नेविगेशन प्रणाली पर ही चलता है। तो नासा का अपना है, ये सब सारी चीजें हैं। अब अपने अपने सब स्टेट मतलब ये जो कंट्रीज हैं वो डेवलप कर रहे हैं। भारत की नेविगेशन प्रणाली का नाम क्या है, कमेंट करके बताना है। आजकल मैं प्रश्न कम पूछने लगा हूँ, ठीक है, तो इसको आप बताइएगा। तो इसमें जो टोटल उपग्रह है वो 27 है, इसके अलावा बाकी आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। चीन का है और 27 है, बस ये। अनुच्छेद 370 तथा 35A ये दो हैं, इनका संबंध किससे है? धारा 35A और अनुच्छेद 370, इसका संबंध जम्मू कश्मीर से है। किससे संबंधित है? जम्मू कश्मीर से। 5 अगस्त 2019 याद करिए, 5 अगस्त जो 2019 है, जम्मू और कश्मीर का विशेष जो दर्जा था आर्टिकल 370 के तहत, उसको समाप्त कर दिया गया था, है ना। और इस दर्जे की समाप्ति के साथ ही अनुच्छेद 35A को भी क्या किया गया था, निश्चित कर दिया गया था। ये दोनों उससे रिलेटेड है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, बाकी आप लोगों ने पढ़ा है। अंतिम प्रश्न है, महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक, पूर्ण स्वराज के प्रबल समर्थक, जिनकी 100वीं पुण्यतिथि 1 अगस्त 2020 को मनाई गई, कौन थे? 1 अगस्त को इनकी पुण्यतिथि मनाई गई है और ये 100वीं है, 100th है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इनके बारे में थोड़ा सा मैं और बताना चाहता हूँ। लाल बाल पाल का जो त्रिगुट था, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, तो इन त्रिमूर्ति में से ये एक थे। कौन? बाल गंगाधर तिलक। इनकी अभी ये मनाई गई है। और इनको, इनके बारे में थोड़ा सा और ये सब जान लीजिए कि इनको भारतीय अशांति का जनक कहा जाता था, है ना, कहा जाता है। और किसने कहा था ये आप कमेंट करके बताइएगा। मेरे पास तो है, नोट है सामने ही, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा। और इनको, इनका जो प्रसिद्ध उद्घोष है जिनके लिए इनको जाना जाता है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, इन्होंने ये नारा दिया था। जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय क्रांति का जनक इनको कहा था और महात्मा गांधी ने आधुनिक भारत का निर्माता कहा था। आधुनिक भारत का निर्माता गांधी, और उन्होंने, नेहरू ने कहा था भारतीय क्रांति का जनक। बाल गंगाधर तिलक का जो ये पुण्यतिथि है वो तो 1 अगस्त है, और इनका जो, इनकी जो जयंती है वो 23 जुलाई को मनाई जाती है। तो दोनों अलग अलग हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों डेट अलग अलग होती हैं। इत्तेफाक अलग बात है कि कोई एक उसी दिन पैदा हुआ हो उसी दिन चला जाए। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब कल के टेस्ट के टॉपर्स का नाम मैं घोषित कर दूं, थोड़ा सा वेट करिए बस। कल का जो टेस्ट है उसके टॉपर हैं, जिन्होंने सबसे हाईएस्ट मार्क्स गेन किए हैं, नेहा राजपूत, बहुत बहुत बधाई हो। बहुत मेहनत करती हैं ये, और बिल्कुल रेगुलर ये टेस्ट दे रही हैं, हमेशा टॉप 5 में, टॉप 10 में तो ये रहती हैं, ज़्यादातर ये टॉप 5 में आए हैं। बहुत बहुत बधाई, आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए। जल्द ही आपकी जो ये रैंकिंग है ये ऐसा रंग लाएगी कि आप समझ नहीं सकती हैं कि कितना ये फायदेमंद है आपके लिए, कितना फायदा करेगी, और आप किसी भी कमीशन की लिस्ट में जल्दी होंगे। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ISPCS कोचिंग हापुड़। बहुत खुशी की बात है आपके इस IAS परिवार को, ISPCS कोचिंग हापुड़ जो गवर्नमेंट कोचिंग चलाती है, उस कोचिंग में सेवा का अवसर मिला है। वहां पर हमारे कोर्सेज चल रहे हैं,
हमारी क्लासेस वहाँ पर चल रही हैं, सारी लाइव क्लासेस ही। हमारी टेस्ट सीरीज गवर्नमेंट ने प्रिपेयर की है और वो उसको ले रहे हैं, और आप लोग ऐसे सहयोग करते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि हम लोग सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में, या जो भी, ये लोग बेस्ट परफॉर्मेंस को ही देखते हैं जो रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। तो आप लोगों की अगर ऐसी ही हमारे साथ सहयोग का रवैया ऐसा ही रहा, आपकी ऐसी साझेदारी हमारे साथ चलती रही, जो आप लोग हमारे साथ मेहनत करते हैं, तो आईएएस प्रेप फैमिली ऐसे ही बढ़ती रहेगी। तो ये कई लोगों ने मुझसे पूछा कि ये क्या आता है, तो मैंने आज बता दिया। दूसरी रैंक है वंदना की। वंदना 92 मार्क्स के साथ दूसरी रैंक पे है। तीसरी रैंक है, तो ये फर्स्ट हो गई, वंदना सेकंड है। गौरव जैन की थर्ड रैंक है। गौरव ने बहुत इंप्रूवमेंट किया है, ठीक है ना। और इसमें जो कई क्वेश्चन इन लोगों के गलत हैं, मैं उसमें मान रहा हूँ 2-3 क्वेश्चन तो टेस्ट में ही गलत है। ये टेस्ट को मत, ये मेरे नाम की जो आईडी इसको मत कीजिएगा, ये टेस्टिंग के लिए यूज होती है। और फिर अगली जो रैंक है, ये अशोक वाजपेयी जी की रैंक है। अशोक वाजपेयी की रैंक है। अशोक वाजपेयी की ये चौथी रैंक है। इन्होंने नहीं 80, हाँ 88 के साथ चौथी रैंक आ जाएगी। और अशोक वाजपेयी के बाद मीना की रैंक है, पांचवी रैंक। अशोक वाजपेयी की चौथी रैंक है, मीना की पांचवी रैंक है, दीपक के सिंह की छठी रैंक है, अंकिता द्विवेदी की सातवीं रैंक है, और आशा की आठवीं रैंक है, ठीक है। ये रैंक गीता साक्य, गीता साक्य की भी रैंक अच्छी आती है, टॉप 10 में ये रहती हैं। 9वीं रैंक में गीता साक्य है, और 10वीं रैंक पे, 9वीं रैंक पर ही अभय भी है। 9वीं रैंक पर ही अभय भी है। तो अभय भी 9वीं रैंक पे, गीता साक्य भी, क्योंकि दोनों लोगों के मार्क्स 82 हैं। राकेश कुमार राव, इनकी 10वीं रैंक है, 81 मार्क्स है, बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं ये भी। और 11वीं रैंक है नीरज कुमार की 79, और 11वीं पे है नितिन। आप लोग ऐसे मेहनत करते रहिए, और थोड़ा सा इसको, अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए, और थोड़ा सा फैलाने की कोशिश करिए, लोगों तक पहुंचाइए। लोग घरों में बैठे हैं, सोच रहे हैं एग्जाम्स नहीं होंगे, एग्जाम्स हो रहे हैं, हो जाएंगे, तब आप क्या करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।